नमस्कार साथियों, आपका आरजे चांदा अकेडमी पर स्वागत है। दोस्तों साथियों, हमने पिछले वीडियो में राजस्थान टूरिज्म यानी राजस्थान पर्यटन के बारे में अध्ययन किया था। तो दोस्तों आज से इंडियन इकोनॉमिक्स की क्लासेस रेगुलरली स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल आरजे चांदा अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों आज हम अध्ययन करेंगे भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में, यानी भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने से पहले हम जानना चाहेंगे कि भारत की राष्ट्रीय आय क्या होती है, कैसे निकाली जाती है, किन किन विधियों के द्वारा ये निकाली जाती है तथा वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय कितनी है, जीडीपी क्या है, एनएनपी क्या है आदि बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे साथियों। देखो दोस्तों, यानी भारत की राष्ट्रीय आय यानी 1949 ईस्वी में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अनुसार राष्ट्रीय आय के प्राकलन के लिए किसी अवधि विशेष में उत्पन्न वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा को दोहरी गणना किए बिना मापा जाता है। यानी दोस्तों, राष्ट्रीय आय को जो देश में उत्पादित होती है अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की मात्राओं को गणना करने हेतु दोहरी गणना को ध्यान में रखा जाता है, यानी दोहरी गणना नहीं की जाती है। अब बात करते हैं, अतः राष्ट्रीय आय से तात्पर्य अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग से हैं। इसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध आय भी शामिल होती है। यानी इस राष्ट्रीय आय के अंतर्गत जो विदेशों यानी जो फॉरेन कंट्रीज़ है उनसे जो आय प्राप्त होती है वो भी इसके अंतर्गत इंक्लूड होती है। तो दोस्तों एग्जाम में पूछ ले कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, तो आप यानी अर्थव्यवस्था के द्वारा जो पूरे वर्ष के दौरान अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध मूल्य प्राप्त किया जाता है, जिसके अंतर्गत विदेशों से अर्जित शुद्ध आय भी शामिल होती है, वह राष्ट्रीय आय कहलाती है। अब बात करते हैं इसका वित्तीय वर्ष क्या होता है। यानी राष्ट्रीय आय का वित्तीय वर्ष सामान्यतः एक वर्ष होता है, जो भारत में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक प्रभावी रहता है। यानी भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष पर आधारित होते हैं। अब बात करते हैं इसके कंसेप्ट की, यानी राष्ट्रीय आय की मेन अवधारणाएँ कौन कौन सी है। यानी राष्ट्रीय आय की अवधारणाएँ, कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। देखिए, सामान्यतया राष्ट्रीय आय की कुछ महत्वपूर्ण अग्रलिखित अवधारणाएँ बताई जा रही है। देखो, इम्पोर्टेंट है, इनको आप अच्छी तरह से देखिए साथियों। पहली बात करते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। इसे शॉर्ट में जीएनपी कहा जाता है। जीएनपी कैसे निकालते हैं अपन इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। जीएनपी किसी देश के नागरिकों द्वारा किसी दी हुई समयावधि में प्राय 1 वर्ष यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक उत्पादित कुल अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। अतः जीएनपी में देशवासियों द्वारा देश के बाहर उत्पादित वस्तुओं के मूल्य को भी सम्मिलित किया जाता है। यानी जीएनपी के अंतर्गत जो हमारे नागरिक है, निवासी है, उनके द्वारा विदेश में जो आय कमाई जाती है उनको भी शामिल किया जाता है। जीएनपी याद करने हेतु विदेशों में निवेशों तथा विदेशों में प्रदान की गई अन्य साधन सेवाओं के लिए देश के नागरिकों को विदेशों में प्राप्त हुई आय को जीडीपी में जोड़ देना चाहिए। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ देना चाहिए, एवं देश के अंदर विदेशियों द्वारा उत्पादित आय को जीडीपी में से घटा देना चाहिए। अब जीएनपी याद करने का सूत्र यह है साथियों कि जो जीडीपी होती है भारत की, उसके अंतर्गत अपन यानी जो देशवासियों द्वारा विदेशों से अर्जित आय है, यानी देशवासियों द्वारा विदेशों से अर्जित आय क्या होगी, निर्यात आय होगी। जो निर्यात होगा उसको तो अपन जोड़ देंगे, तथा जो विदेशियों द्वारा देश से अर्जित आय है यानी आयात व्यय होता है, इसको आयात व्यय कहा जाता है, को घटा देंगे, जिससे अपनी जीएनपी प्राप्त हो जाएगी। साथियों सूत्र है इसका, जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। एक्स का मतलब देशवासियों द्वारा विदेशों से अर्जित आय और एम का मतलब विदेशियों द्वारा देश से अर्जित आय। ठीक है साथियों, आपके समझ में आ गया होगा। एग्जाम में आपको सूत्र पूछ ले कि जीएनपी कैसे याद की जाती है, तो जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं उपर्युक्त समीकरण से तात्पर्य है कि एक्स बराबर यानी
जो देशवासियों द्वारा तो विदेशवासियों द्वारा जो अर्जित आय होती है, अगर वो बराबर है तो जीएनपी बराबर जीडीपी होगा। यानी क्वेश्चन पूछ ले कि जीएनपी बराबर जीडीपी होगा तो क्या होगा, तो एक्स बराबर एम होगा। एक्स का तात्पर्य मैंने आपको ऊपर बता दिया, एम का भी बता दिया है। इसी प्रकार जब बंद अर्थव्यवस्था यानी कोई क्लोज अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक्स माइनस एम बराबर शून्य है, यानी एक्स और माइनस एक्स का एम से माइनस करेंगे तो अगर अंतर शून्य आता है तो वहाँ पर जीएनपी बराबर जीडीपी होगा, यानी वहाँ पर जीएनपी बराबर जीडीपी होगा साथियों। अब अगली कंसेप्ट यानी अगली अवधारणा की बात करते हैं। एनएनपी का मतलब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट। यानी एनएनपी याद करने के लिए जीएनपी में से पूंजी स्टॉक की खपत है, यानी जो मशीनरी होती है उसकी खपत है, यानी इसको मूल्यह्रास कहा जाता है, को घटाना होता है। यानी एनएनपी याद करने के लिए जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को घटाना होता है। इसका सूत्र हो गया दोस्तों एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद याद करने के लिए अपन को जीएनपी से डेप्रिसिएशन को घटाना पड़ेगा। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं मेन कंसेप्ट की, यानी राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम क्या होती है। देखो, उपयुक्त वर्णित शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी में उत्पादित वस्तुओं के बाजार मूल्य लिए गए हैं जिनमें इनडायरेक्ट टैक्सेज व सब्सिडी के प्रभाव सम्मिलित होते हैं। यानी इनके अंतर्गत इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी अनुदान जो गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है वो इसके अंतर्गत इंक्लूड होते हैं। वास्तव में एनएनपी की गणना दो प्रकार से की जाती है, यानी एनएनपी की गणना दो प्रकार से की जाती है साथियों, याद रखें। प्रथम तो वस्तुओं तथा सेवाओं की बाजार कीमतों पर, एक पहला तो होता है बाजार कीमतों पर गणना की जाती है, तथा दूसरी होती है उत्पादन साधन लागत पर गणना की जाती है। यानी इनकी गणना दो प्रकार से की जाती है, एक तो बाजार कीमतों पर तथा दूसरी उत्पादन साधन लागत के रूप में की जाती है। जब एनएनपी का मूल्यांकन अथवा माप साधन लागत पर किया जाता है तो उसे ही राष्ट्रीय आय के नाम से जाना जाता है। साथियों याद रखें, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि राष्ट्रीय आय को किस नाम से जाना जाता है, तो जब एनएनपी का मूल्यांकन अथवा माप साधन लागत पर किया जाता है, यानी एनएनपी का मूल्यांकन साधन लागत पर किया जाता है तो उसे ही राष्ट्रीय आय के नाम से जाना जाता है। इसे याद करने के लिए बाजार मूल्य पर आकलित, यानी जो बाजार मूल्य पर जो आकलित मूल्य किया गया है उसमें से उनमें एनएनपी में से यानी जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है में से शुद्ध अप्रत्यक्ष करों यानी कुल अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी को घटाना होता है। इस प्रकार से यात मूल्य ही साधन लागत व शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अथवा राष्ट्रीय आय कहलाती है। अब इसका सूत्र देखो, नेशनल इनकम का बाजार कीमत पर एनएनपी यानी बाजार कीमत पर एनएनपी माइनस आईटी का मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेज प्लस सब्सिडी को ऐड कर देंगे। तो यानी राष्ट्रीय आय निकालने का सूत्र है बाजार कीमत पर निकालेंगे तो बाजार कीमत पर एनएनपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेज प्लस सब्सिडी के माध्यम से निकाली जाएगी। अब बात करते हैं साथियों अगली अवधारणा की, यानी अगला कंसेप्ट है व्यक्तिगत आय यानी जो पर्सनल इनकम होती है अपनी। पहले तो हो गई एनएनपी अपने पढ़ ली और जीडीपी के बारे में अध्ययन कर लिया, और अब बात कर रहे हैं अपने राष्ट्रीय आय के बारे में अध्ययन कर लिया। अब बात कर रहे हैं व्यक्तिगत आय की यानी पर्सनल इनकम की। यानी व्यक्तिगत आय वह आय है जो देशवासियों को वास्तव में प्राप्त होती है, यानी पर्सनल इनकम वह इनकम होती है जो अपने जो भारत देश के अंतर्गत निवासी है या निवास करते हैं उनको उनके कार्य के दौरान प्राप्त होती है, उसे व्यक्तिगत आय कहते हैं। अब व्यक्तिगत आय का सूत्र देखो क्या होता है, यानी व्यक्तिगत आय का सूत्र है राष्ट्रीय आय में से निगम करों का अवितरित लाभांश घटाएंगे, उसके पश्चात निगम कर को घटाएंगे, उसके पश्चात सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए किए गए भुगतानों को घटाएंगे, उसके पश्चात ऐड करेंगे सरकारी हस्तांतरण भुगतानों को, और उसके पश्चात ऐड करेंगे व्यापारिक हस्तांतरण भुगतानों को। इस सूत्र के माध्यम से व्यक्तिगत आय यानी पर्सनल इनकम प्राप्त होती है। दोस्तों सूत्र को याद रखें। अब बात करते हैं अगले कंसेप्ट की, यानी व्यय योग्य व्यक्तिगत आय यानी डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। व्यय योग्य व्यक्तिगत आय याद करने के लिए व्यक्तिगत आय में से यानी जो व्यय योग्य यानी जो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम याद करने के लिए जो अपनी व्यक्तिगत यानी पर्सनल इनकम होती है, व्यक्तिगत आय में से व्यक्तिगत प्रत्यक्ष करों को घटाया जाता है। यानी पर्सनल इनकम के अंतर्गत
जो डायरेक्ट टैक्सेज होते हैं उनको घटाया जाता है, अर्थात वे योग्य व्यक्तिगत आय का सूत्र हो गया व्यक्तिगत आय यानी पर्सनल इनकम माइनस व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर। जो प्रत्यक्ष कर अपने ऊपर लगे हैं उनको घटा दिया जाता है। माना कि आप व्यापार कर रहे हो, आपके व्यापार के अंतर्गत आपको 10 लाख की इनकम हुई, जिसमें से आपको सरकार को डायरेक्ट टैक्स दिया, आपकी इनकम पर 17,000 रुपये मान के चलो टैक्स दे दिया, तो आपकी इनकम 9,30,000 रुपये हो गई, यानी इनडायरेक्ट टैक्सों को घटाना होता है। प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिसके अंतर्गत कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पर होता है, यानी वही व्यक्ति उस कर को भुगतान करने के लिए दायी होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेज के अंतर्गत कराघात और करापात अलग अलग व्यक्तियों पर होते हैं। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं वित्तीय वर्ष 2022-23 की राष्ट्रीय आय संबंधी पहले अग्रिम अनुमान, यानी वित्तीय वर्ष जो लेटेस्ट चल रहा है आर्थिक समीक्षा का पहले अग्रिम अनुमान राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की फुल फॉर्म है एनएसओ, यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस द्वारा 6 जनवरी 2023 को जारी किए गए थे। यानी इसके लेटेस्ट आंकड़े 6 जनवरी 2023 को जारी किए गए थे। अब बात करते हैं इनके आंकड़ों के बारे में। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस कीमत पर कितनी वर्धी दर है और कितने रुपये में भारत की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इनका योगदान है। तो देखिए साथियों, अब अध्ययन करते हैं अपन इस सारणी के बारे में। यानी 22-23 की है, 6 जनवरी 23 को पहले अग्रिम अनुमान के आधार पर है। यानी मूल कीमतों पर मूल्य संवर्धन GVA 2011-12 के स्तर मूल्यों पर, यानी इनका आधार वर्ष 11-12 होता है, तो ये राशि अपन ने लाख करोड़ में है, यानी ये राशि दे रखी है लाख करोड़ रुपए में है। यानी मूल कीमतों पर मूल्य संवर्धन GVA 11-12 के स्तर मूल्य पर देखें तो 145.19 लाख करोड़ रुपए है, तथा इसकी पिछले वर्ष की तुलना में देखें तो 6.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। कितनी की गई है? 6.7% की वृद्धि दर्ज की गई है साथियों। अगला है सकल घरेलू उत्पादन GDP पर देखें तो 11-12 के स्तर मूल्यों पर देखेंगे तो 157.60 लाख करोड़ रुपए में पहले अग्रिम अनुमान लगाए गए हैं, तथा पिछले वर्ष की तुलना के साथ देखें तो 7% की वृद्धि दर्ज की गई है। प्रचलित मूल्यों पर देखें तो 273.08 लाख करोड़ रुपये है, तथा 15.4% की प्रतिशत वृद्धि दर्शाई गई है। अब राष्ट्रीय आय 11-12 के स्तर मूल्यों पर देखेंगे, यानी राष्ट्रीय आय देखें तो 133.48 लाख करोड़ रुपये पिछले साल की अपेक्षा 6.6% की वृद्धि दर्शाई गई है। और प्रचलित मूल्यों पर देखें तो 235.95 यानी 14.9% की वृद्धि दर्शाई गई है साथियों। अब बात करते हैं कि प्रति व्यक्ति आय। दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भारत के अंदर प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो 2011-12 के स्तर मूल्यों पर देखते हैं तो 96,522 रुपया प्रति व्यक्ति आय भारत के प्रत्येक नागरिक की है, जिसमें पिछले साल की अपेक्षा 5.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। और प्रचलित मूल्यों पर देखें तो 1,70,620 है, जिसमें से पिछले साल की अपेक्षा 13.7% की वृद्धि दर्शाई गई है। दोस्तों ये याद रखें कि प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्यों पर तथा प्रचलित मूल्यों पर कितनी है, तो पिछले साल की अपेक्षा कितने % की वृद्धि दर्ज की गई है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आपका। अब बात करते हैं ये कोष्टक है, इसका तात्पर्य यह है कि आंकड़े पूर्व वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि को दर्शाते हैं। अब बात करते हैं साथियों भारत की GDP वृद्धि दर के बारे में, यानी भारत की GDP वृद्धि दर कितनी है। अब साथियों अपन बात करेंगे भारत की GDP वृद्धि दर के बारे में, यानी इसका आधार वर्ष है 2011-12 के मूल्यों के आधार पर ये दर्शाया गया है। अब देखिए आधार वर्ष इसका 2011-12 है, यानी एग्जाम में पूछ ले GDP वृद्धि दर किस मूल्य पर मापी जाती है, तो आधार वर्ष 2011-12 के मूल्यों के आधार पर मापी जाती है। और दोस्तों इस ग्राफिक के माध्यम से अपन देखना चाहेंगे कि वर्ष 2012-13 के अंतर्गत वृद्धि दर क्या थी GDP की 2011-12 के मूल्य के आधार पर। 5.5% थी, 13-14 में 6.4 थी, 14-15 में 7.4 थी, 15-16 में 8% थी, 16-17 में 8.3 थी, 17-18 के अंतर्गत 6.8 थी, 18-19 में 6.5% थी, 19-20 में काफ़ी कम थी, 3.7% ही थी, तथा 2020 और 21 के अंतर्गत
यानी वर्ष 2020-21 के अंतर्गत भारत की जीडीपी की वृद्धि दर पहली बार ऋणात्मक हुई, यानी -6.6% ऋणात्मक हुई, क्योंकि उस टाइम पे कोविड का दौर था। इस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी पटरी पर नहीं आ सकी। तो बात करते हैं 21-22 के वित्तीय वर्ष की। इसमें 8.7% की वृद्धि दर्ज की गई, तब 22-23 के अग्रिम अनुमानों के अंतर्गत 7% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके स्रोत यानी यह है डाटा सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है साथियों, यानी आप इसमें से मेन रूप से जो ये 13 से लेके 19-20 तक की आर्थिक वृद्धि है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, रेयर केस में पूछा जा सकता है। लेकिन जो 20 और 22-23 से हैं, यानी 2020-21, 21-22 और 22-23 की दर आप याद रखें कि 20-21 तो माइनस में था और 21-22 8.7 था और 22-23 7% की वृद्धि दर्ज की गई थी साथियों। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक की, यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी CSO। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय को CSO कहा जाता है शॉर्ट में, द्वारा राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़े प्रचलित मूल्यों पर तथा स्तर आधार वर्ष मूल्यों पर जारी किए जाते हैं। यानी CSO द्वारा राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़े दो मूल्यों पर जारी किए जाते हैं। पहला तो होता है प्रचलित मूल्य और दूसरा होता है स्तर आधार मूल्य। एग्जाम में पूछ ले कि कितने प्रकार से किया जाता है, दो मूल्यों पर किया जाता है, प्रचलित मूल्य तथा स्तर आधार वर्ष के मूल्यों पर जारी किए जाते हैं। स्तर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जो स्तर मूल्य होते हैं उन पर जीडीपी व राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़ों के आकलन के लिए वर्ष 2004-05 को आधार वर्ष में बदलकर अब 2011-12 कर दिया गया है। यानी इससे पहले आधार वर्ष 2011-12 से पहले जीडीपी याद करने के लिए 2004-05 था। एग्जाम में पूछ ले कि 2011-12 के आधार वर्ष से पहले कौन सा आधार वर्ष था, तो उससे पहले 2004-05 वाला आधार वर्ष मानकर डेटा तैयार किए जाते थे। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री की आर्थिक परामर्शदात्री समिति का पुनर्गठन, यानी प्रधानमंत्री द्वारा आर्थिक परामर्शदात्री समिति के गठन किया गया है। देखो क्या है उसके अंतर्गत, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 27 अक्टूबर यानी 27 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री की आर्थिक परामर्शदात्री समिति PALPM के पुनर्गठन को 27 अक्टूबर 2021 को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया, जो निम्नलिखित प्रकार से हैं। इसकी कार्यकारिणी निम्नलिखित प्रकार से हैं। दोस्तों एग्जाम में पूछ ले कि आर्थिक परामर्श समिति का गठन कब हुआ, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 27 अक्टूबर 2021 को इस कमेटी का गठन किया गया था। यानी इसके अध्यक्ष तो हैं डॉक्टर विवेक देबरॉय, यानी कौन है जिसका अध्यक्ष, डॉक्टर विवेक देबरॉय, और इसके अंतर्गत 6 सदस्यीय अंशकालिक तौर पर कार्य कर रहे हैं। ठीक है साथियों, और इस नई परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, इस नई परिषद का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। अब बात करते हैं साथियों, एक नई कंसेप्ट है, यानी एक नई अवधारणा है। पहले अपने GNP, GDP, प्रति व्यक्ति आय, नेशनल इनकम की अवधारणा ही पढ़ी थी, और ये नई अवधारणा है हरित लेखांकन यानी ग्रीन अकाउंटिंग की अवधारणा राष्ट्रीय आय को याद करने के लिए अपनाई जाती है। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय आय आकलन की नवीन अवधारणा, यानी एग्जाम में पूछ ले कि राष्ट्रीय आय आकलन की नवीन अवधारणा कौन सी है, तो ग्रीन अकाउंटिंग यानी हरित लेखांकन राष्ट्रीय आय आकलन की नवीन अवधारणा है। सामान्यतया तौर पर राष्ट्रीय आय का आकलन किसी देश में एक निश्चित समय अवधि, यानी निश्चित समय अवधि प्राय 1 वर्ष होती है, जो भारत में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के भीतर अंतिम रूप से उपभोग के लिए उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं यानी सर्विसेज के मौद्रिक मूल्य के योग के रूप में किया जाता है। इसके अंतर्गत दोहरी गणना के दोषों से बचने के लिए मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्यों को शामिल नहीं किया जाता है। यानी राष्ट्रीय आय की गणना की सबसे बड़ी समस्या, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, पूछ ले सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो राष्ट्रीय आय की सबसे बड़ी समस्या दोहरी गणना की होती है। यानी राष्ट्रीय आय की सबसे बड़ी समस्या दोहरी गणना होती है, यानी किसी भी वस्तु को 2 बार नहीं गिना जा सकता, केवल 1 बार गिन के ही उनका डाटा तैयार किया जाता है। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं आगे, यानी राष्ट्रीय आय की गणना हेतु अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों और उपक्षेत्रकों के उत्पाद का मौद्रिक आकलन करने के लिए, यानी राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए भारत में 3 विधियां काम में लाई जाती है। दोस्तों याद रखें, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितनी विधियां काम में लाई जाती है और कैसे कैसे लाई जाती है, किन क्षेत्रों में कैसे लाई जाती है, किस क्षेत्र में कैसे लाई जाती है, वो अपन पढ़ेंगे। दोस्तों पहली विधि है उत्पादन गणना विधि, यानी पहली तो विधि होती है उत्पादन गणना विधि, दूसरी विधि होती है आय गणना विधि, और थर्ड और लास्ट विधि होती है व्यय गणना विधि काम में लाई जाती है।
दोस्तों अच्छी तरह से याद रखिए, 3 विधियाँ होती है। पहली उत्पादन गणना विधि, आय गणना विधि तथा व्यय गणना विधि के माध्यम से राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। अब बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र कौन कौन से हैं। यानी अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, एक तो प्राथमिक क्षेत्र होता है, एक द्वितीयक क्षेत्र होता है और एक तृतीयक क्षेत्र होता है। अब दोस्तों देखो कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती है, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती है तथा तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती है। देखो, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि एवं सहायक क्रियाएं आती है, वनोत्पाद आता है, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन एवं उत्खनन एंड माइनिंग्स आते हैं। जबकि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग आते हैं, इंडस्ट्री, घरेलू उद्योग आते हैं, विद्युत जलापूर्ति एवं प्राकृतिक गैस आती है, निर्माण की आय की गणना। अब बात करते हैं निर्माण की आय की गणना हेतु, यानी जो उपरोक्त दोनों क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र, इनके अंतर्गत जो ये क्षेत्र आते हैं उनकी गणना हमेशा उत्पादन विधि के माध्यम से की जाती है। यानी आपको पूछ ले कि प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र की गणना किस विधि से की जाती है, तो इनकी गणना उत्पादन विधि के माध्यम से की जाती है साथियों। अब बात करते हैं तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है। देखो, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार आता है, यानी बिजनेस, होटल आता है, ट्रांसपोर्ट आता है, परिवहन एवं कम्युनिकेशन यानी संचार आता है। यानी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, होटल, परिवहन एवं संचार एवं बैंकिंग सेवाएं आती है दोस्तों। अगली है वित्तीयन, बीमा आता है, स्थावर संपदा आता है एवं व्यावसायिक सेवाएं तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। सामुदायिक यानी जो सामुदायिक एवं सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवाएं की गणना, यानी तृतीय क्षेत्र की गणना। अब दोस्तों बात करते हैं कि तृतीय क्षेत्र की गणना आय गणना विधि के माध्यम से की जाती है दोस्तों। यानी दोस्तों हमने इस चैप्टर का अध्ययन पूरा कर लिया है। तो इसमें जो ये गणना विधियाँ 3 तरीके से की जाती है, एक उत्पादन विधि, एक आय विधि और एक व्यय विधि। और जो ये तीनों विधियाँ हैं इनकी गणना किस प्रकार से की जाती है, प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्रों की गणना तो उत्पादन विधि के माध्यम से की जाती है तथा तृतीय क्षेत्र की गणना आय गणना विधि के माध्यम से की जाती है। दोस्तों एग्जाम में पूछ ली प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन चीज़ें शामिल है, द्वितीय में कौन सी, तृतीय में कौन सी, आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हो। तो दोस्तों आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों हम आगे अगला वीडियो जल्दी आपके सामने लेके आएंगे। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आज ही चांदा अकेडमी को सर्च करें यूट्यूब पर और उसको ज्वाइन करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा साथियों मेरे टेलीग्राम चैनल RJ चांदा अकेडमी को भी अवश्य ज्वाइन करें आप, क्योंकि उस चैनल के माध्यम से मैं आपको डे बाय डे की यानी प्रतिदिन की अपडेटेड सूचनाओं आपको बताता रहूँगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।